यस गाइस, वेलकम बैक। पेज 2 आप लोगों ने रीड कर लिया है। अब हम आएंगे पेज 3 पे। अब पहले सुन लो, उसके बाद देखो। इनकम टैक्स के अंदर इनकम टैक्स एक्ट की बात कर रहे हैं अभी हम। इनकम टैक्स एक्ट चालू किया है हमने। तो जो इनकम टैक्स एक्ट है उसमें जो सेक्शन 1 है वो हमेशा कवरेज बताता है। कोई भी एक्ट का आप सेक्शन 1 देखोगे ना, वो बेसिकली कवरेज बताएगा कि उस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर क्या क्या कवर होता है। देखो, जैसे मैंने लिख के रखा है, जैसे यहां पर लिखा है इनकम टैक्स एक्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल ओवर इंडिया, यानी पूरे इंडिया में इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल है। दूसरा, सेक्शन 4 चार्जिंग सेक्शन है। हर एक्ट का एक चार्जिंग सेक्शन होता है। वो चार्जिंग सेक्शन बताता है कि वो एक्ट किस किस को एप्लीकेबल है। जैसे सेक्शन 1 ने बोला कि ये एक्ट इंडिया में एप्लीकेबल है, तो इंडिया में किस किस को एप्लीकेबल है वो सेक्शन 4 बताएगा। चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। चार्जिंग सेक्शन हर एक्ट का अलग अलग होता है। हमारे इसमें 4 है, किसी में 10 रहेगा, किसी में 7 रहेगा, किसी में कुछ रहेगा। अपने को उससे कोई मतलब नहीं। हर एक्ट का अलग अलग सेक्शन नंबर होता है। इनकम टैक्स का सेक्शन 4 चार्जिंग सेक्शन। वेरी क्लियर। उसके बाद में अब उन्होंने बोला इनकम टैक्स एक्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल ओवर इंडिया। इंडिया मतलब क्या? अगर मैं एक लेमैन भाषा की बात करूं तो इंडिया मतलब इंडिया की धरती, इंडिया की हवा, इंडिया का पानी, सब आ गया। अब आप बोलोगे इंडिया का पानी बोले तो जैसे अभी 2 कंट्री के बीच में सी होता है ना, तो वो सी का पानी थोड़ा सा एक कंट्री का होता है, थोड़ा सा दूसरी कंट्री का होता है, और बीच का पानी आने जाने के लिए कॉमन रास्ता। जैसे अपनी कैसे सोसाइटी कैसे बनी होती है, बीच में रोड, इधर बिल्डिंग इधर बिल्डिंग, वैसे समुद्र में भी तो बनाना पड़ेगा ना। तो हर कंट्री को उन्होंने बोला है कि इतना पानी आपका है। ये सब नॉटिकल माइल्स में मेजर करते हैं। और ये आप इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत डिटेल में पढ़ते हो, क्योंकि वहां कस्टम्स होता है ना। कस्टम्स में पूरा बताना पड़ता है कि इंडियन कोस्टल से 12 नॉटिकल माइल्स कितना, 350 नॉटिकल माइल्स कितना, एंड सो ऑन। तो वहां वो लोग बताते हैं कि कस्टम एक्ट कहां तक एप्लीकेबल है। उसके लिए उनको इंडिया का पूरा समुद्र बताना ही पड़ता है। समझे? अब आते हैं हम आगे इधर। ये देखो, इंडिया का डेफिनेशन दिया है, और जिस साल ये इंडिया का डेफिनेशन थोड़ा चेंज हुआ था उस साल एग्जाम में आया था ये। आप पास्ट पेपर्स देखोगे तो उसमें इंडिया का डेफिनेशन भी पूछा हुआ है। चलिए आइए, देखो बहुत सिंपल सी बात है। अनलेस अदरवाइज डिफाइंड, इंडिया मींस टेरिटरी ऑफ इंडिया एज रेफर्ड इन आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी वो अपनी पूरी धरती जो डिफाइंड है वो। टेरिटोरियल वाटर, ये देखो, ये टेरिटोरियल वाटर मतलब जैसे ऐसे ही बनाने की कोशिश करता हूं मैं। स्कूल में तो मैं बहुत अच्छा नक्शे बनाता था। ये हमारा इंडिया, बराबर। स्कूल में तो मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी। अब ये इंडिया के बाहर समुद्र है, ये इधर समुद्र है, तो उसके अंदर जो हमारा हिस्से का पानी है वो, बराबर। सी बेड, सब सॉइल्स अंडरलाइन सच वाटर, इस पानी के नीचे की धरती, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मतलब ये आगे का हिस्सा, इसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। कस्टम्स में आपने पढ़ा होगा कि 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल सी है, फिर 200 नॉटिकल माइल्स तक इकोनॉमिक एरिया माना जाता है, फिर
and other maritime zones, airspace above its territorial and territorial water, इसके ऊपर की हवा पानी सब। अब ये देखो, इधर देखो, ये टेरिटोरियल वाटर के नीचे, ये देखो लैंड, समुद्र हमेशा जैसे जैसे नीचे जाएगा ना कम होते जाता है, जमीन नीचे होती जाती है, तो इनको नाम दिया गया है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ऐसे अलग अलग नाम है। सी बेड, सी बेड सुना है आपने कभी? सी बेड मतलब होता है वो समुद्र के अंदर जाते हैं ना, ऐसे लेयर वाइज देखो जमीन ऐसे रहती है। अपन जू बीच वगैरह पे जाते हैं, कोई भी समुद्र किनारे देखो ऐसे जमीन ऐसे 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 रहती है, बहुत अच्छा लगता है उस पर पैर रखना। तो समुद्र के नीचे भी वैसी जमीन होती है। उसको सी बेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस पे ना वो जो समुद्र के अंदर के जानवर है ना सोते हैं वो मिट्टी पे। तो इफ यू डिस्ट्रॉय, यू डिस्टर्ब दो सी बेड्स, तो जो जानवर अंदर समुद्र में है वो लोग को बहुत परेशानी होती है। इसलिए हर गवर्नमेंट बोलती है कि आप, जैसे पेट्रोल एक्सट्रैक्ट करने वाली कंपनीज जो होती है वो समुद्र में पेट्रोल एक्सट्रैक्ट करने के लिए छेद करती है, तो उनको बोलते हैं कि आप समुद्र में एक्सट्रैक्ट करो पर सी बेड को वापस रिस्टोर कर दो, मतलब सी बेड बरोबर बना दो, ताकि जो अंदर जानवर है उसको तकलीफ नहीं। सिंपल भाषा में इंडिया में क्या आ गया? इंडिया की धरती, इंडिया का हवा, इंडिया का पानी। वेरी क्लियर। समुद्र के अंदर जो एरिया है वो भी पूरा इंडिया का अपना ही है, बरोबर? कोई शक, कोई डाउट? अब आते हैं आगे। अब देखो, मैंने आपको सेक्शन 1 के बारे में बोला, 4 चार्जिंग सेक्शन है। 4 चार्जिंग सेक्शन के बारे में थोड़ा बाद में बोलता हूं, पर उसमें ये बोला गया है कि ये एक्ट किस किस को एप्लीकेबल रहेगा इंडिया में। अब हम आते हैं आगे सेक्शन 2। ये हर एक्ट में सेक्शन 2 डेफिनेशन का होता है, कोई भी एक्ट खोल लो आप। ये जो सेक्शन 2 है, ये सेक्शन 2 के अंदर जो डेफिनेशन होती है 2 टाइप की होती है, एग्जॉस्टिव और इंक्लूसिव। एग्जॉस्टिव डेफिनेशन मतलब जो एग्जैक्ट मीनिंग बताएगी। इंक्लूसिव डेफिनेशन मतलब जो आपको फीचर्स आइडेंटिफाई करके दी, और जो वो फीचर्स फुलफिल करेगा वो डेफिनेशन में आ जाएगा। जैसे मैंने बोला कि एक बंदा और नहीं, एक लड़का और एक लड़की हमारे बैच में ऐसे हैं जो कभी कैमरा ऑन नहीं करते। नाम बोलो, नाम बोलो, अरे बोलो। आप खुद का नाम भी बोल सकते हो, जो जिनको पता चल गया कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। इतना शर्माओ मत, बोल दो। आप बोलोगे तो आपको समझ जाएगा कि एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं, हर वो इंसान जिसकी 2 आंखें हैं, 2 कान है, एक नाक है, एक मुंह है, 2 हाथ है, 2 पैर है, वो सब ये कैटेगरी में आएंगे। तो दुनिया में सबके ही वो हाथ और पैर है ना। हाँ, समझो किसी का एक हाथ कट गया है तो फिर हट जाएगा, पैर कट गया हट जाएगा, किसी की एक आंख फूट गई, एक कान काट दिया किसी ने, समझे बरोबर से? कोई शक, कोई डाउट? तो डेफिनेशन एग्जॉस्टिव और इंक्लूसिव। एग्जॉस्टिव डेफिनेशन एग्जैक्ट मीनिंग देगी, उसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। इंक्लूसिव में फीचर्स होते हैं, जो फुलफिल करेगा वो उसमें आ जाएगा, जो फुलफिल नहीं करेगा नहीं आएगा। और दुनिया में सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है इंक्लूसिव डेफिनेशन में। इंक्लूसिव डेफिनेशन के फीचर्स पे लड़ाई होता है। गवर्नमेंट उस फीचर्स में सबको इंक्लूड करने की सोचेगी, हम बोलेंगे हम उसमें नहीं आते। समझे क्या बरोबर से? देखो ये यहां दिया हुआ है, अब कुछ कुछ डेफिनेशन आपने सीए इंटर, सीए पीसीसी में पढ़ी होगी थोड़ी बहुत, उनके बारे में। अब मैं वो डेफिनेशन के पहले आपको सेक्शन 4 के बारे में बोल देता हूँ। सेक्शन 4 क्या बोलता है? चार्जिंग सेक्शन। एवरी पर्सन, ध्यान से सुनो, एवरी पर्सन whose total income
earned during previous year, exceeds maximum exemption limit chargeable to tax, exceed maximum exemption limit shall be charged to tax at the rate specified for relevant assessment year. बरोबर, मतलब ये क्या बोल रहा है, हर पर्सन जो इनकम अर्न करता है प्रीवियस ईयर में एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर, एग्जम्पशन लिमिट मतलब 2,50,000, 5,00,000, वो सब जो अपन पढ़ते हैं, सीनियर सुपर सीनियर सब पढ़ते हैं ना, पर अपन पढ़ेंगे आज तो मुश्किलें पहुंचेंगे पर पहुंच जाएंगे उसमें, बरोबर। अब उसमें पर्सन वर्ड कौन, तो आपने इंटर में पढ़ा था पर्सन में अलग अलग लोग हैं, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एओपी, बीवाई, याद है कि नहीं याद है, लोकल अथॉरिटी, एनी अदर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। सेक्शन 231 में पर्सन को डिफाइन किया गया था। फिर एसएससी कौन, सेक्शन 27 में डिफाइन किया गया था। एसएससी की डेफिनेशन दी थी, एसएससी मतलब एवरी पर्सन, any person for whom any computation of income or losses under Income Tax Act is going on, but it shall also include following: any deemed SSE, any representative SSE, any person who is being taxed on behalf of other trust वगैरह, या जिसके लिए प्रोसीडिंग चालू है फॉर पेनल्टी वगैरह, बरोबर। फिर सेक्शन 29 था असेसमेंट ईयर के लिए। Assessment year is nothing but a financial year starting from 1st April to 31st March. फिर previous year था 234, previous year is financial year immediately preceding assessment year. But for new source of income coming into existence, previous year shall start from date of source coming into existence till 31st March. याद है ऐसा सब पढ़ा था आपने। सेक्शन 234 में तो ऐसे बोला था, प्रीवियस ईयर इज सेम एज डिफाइंड इन सेक्शन 3। सेक्शन 3 बोलता है प्रीवियस ईयर इज फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग असेसमेंट ईयर। फॉर न्यू सोर्स ऑफ इनकम कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस, प्रीवियस ईयर शैल स्टार्ट फ्रॉम सोर्स कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस टिल 31st मार्च। बराबर, आ जाइए, ये देखिए ये सब इसमें लिखा हुआ है। ये तो आपने पढ़ा इंडिया का डेफिनेशन। ये देखिए ये प्रीवियस ईयर, ये चार्जिंग सेक्शन। सेक्शन 14 हेड्स ऑफ इनकम बताता है, आपने पढ़ा होगा। हम जो भी इनकम कंप्यूट करेंगे, देखो सेक्शन 1 कवरेज ऑफ एक्ट बताता है, सेक्शन 4 चार्जिंग सेक्शन बताता है किस किस को टैक्स होगा। जब टैक्स होगा तो टैक्स में इनकम को डिवाइड कैसा करेंगे, तो 5 हेड्स ऑफ इनकम डिफाइन करके है सेक्शन 14 में। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब कौन से हेड में कौन सी इनकम आएगी, हर हेड का एक चार्जिंग सेक्शन है। कौन से हेड में कौन सी इनकम आएगी, हर हेड का एक चार्जिंग सेक्शन है। सैलरी के लिए 15, हाउस प्रॉपर्टी के लिए 22 सेक्शन, बिजनेस प्रोफेशन के लिए बोलो 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 बोलो, आर्टिकलशिप कर रहे हो ना, 28 कैपिटल गेन्स। सही। और अदर सोर्सेस, वाह, कुछ कुछ याद है। कोई कोई लोग तो ऑफिस में काम कर ही रहे, मतलब बाकी लोग तो काम ही नहीं करते ऑफिस में। तो ये चार्जिंग सेक्शन हमें बताता है कि कौन से हेड में कौन सी इनकम टैक्स होगी। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी तो आपने बहुत डिटेल में पढ़ा है इंटर में, इसलिए सैलरी हाउस प्रॉपर्टी अपन यहाँ नहीं पढ़ेंगे। देखो सिलेबस में पूरा एक्ट है, पर जो इंटर में अच्छे से पढ़ लिए वो यहाँ नहीं पढ़ना है आपको। मतलब एग्जाम के 10 दिन पहले आपको खाली उसको एक बरोबर रीड कर लेना है अपने इंटर के नोट्स से, और आपके पास नहीं रहेंगे तो मुझे बोलना, मैं इंटर में बच्चों को लिखवाता हूँ, उनके नोट्स से आपको बता दूंगा, बरोबर। अच्छा, अब आता है कि व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट टू क्लासिफाई इनकम अंडर डिफरेंट हेड्स एंड व्हाई इट इज एसेंशियल टू क्लासिफाई इनकम अंडर करेक्ट हेड।
ऐसा क्यों करना चाहिए हमारे? कैन एनीवन टेल मी why it is important to classify income in correct heads of income? आंसर रीड नहीं करने का, कविता डैश डैश चीटर। कौन बोलेगा आंसर? कौन बोलेगा? देखो नितेश ने तो रीड कर लिया, मुस्कान फटाफट ढूंढ रही है किधर है। प्रगति को मिल गया, प्रगति ने पढ़ लिया। हाँ प्रगति, why it is important to classify income under different heads? प्रगति आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, why it is important to classify income under different heads and that too correctly? हर हेड का एक कंप्यूटेशन होता है, वो यूनिक कंप्यूटेशन है। तो अगर आपने इनकम को गलत हेड में डाल दी तो गड़बड़ हो जाएगी। अब आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपको पता है जूस बनाने की मशीन होती है, आटा पीसने की मशीन होती है। मुझे बताओ, आप आटा पीसने वाली मशीन में जूस बनाओगे तो कैसा बनेगा? बरोबर ना? तो अगर आपने गलती से गलत मशीन में गलत चीज कर दी तो सब गड़बड़ हो जाएगी। सो इट इज हर हेड का एक मशीनरी है, उस मशीनरी में बताया कैसे इनकम कंप्यूट होगी। आपने इनकम को गलत मशीनरी में डाल दिया, सब कंप्यूटेशन ही गलत हो जाएगा। समझे बरोबर से? सो इट इज इंपॉर्टेंट। फर्दर एक केस आया था बहुत पहले, वो केस बहुत जबरदस्त है, आपको सुनाता हूं मैं केस। वो एक्चुअली है बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड का, पर आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हो उसको। क्या था कि अभी बिजनेस के अंदर प्रोफेशन भी आता है, वोकेशन भी आता है। वोकेशन मतलब ये जो साधु महात्मा प्रवचन वगैरह देते हैं सब। तो चर्च के अंदर भी फादर मास लेते हैं, पता है ना आपको? संडे मास होती है, प्रवचन देते हैं, सब सुनते हैं। फिर लोग अपनी श्रद्धा के हिसाब से पैसा डाल के जाते हैं। उनमें एक असेसिंग ऑफिसर था, वो देख रहा था बैठे बैठे से। उसने फादर को बोला, फादर ये जो पैसा आ रहा है ये आपके हाथ में टैक्स होगा। बोले क्यों? बोले आप जो भाषण दे रहे हो दैट इज प्रीचिंग, प्रीचिंग कम्स अंडर वोकेशन। फादर बोला नहीं नहीं। फादर लोग पहला सेंटेंस फादर का क्या होता है? सन फियर फ्रॉम गॉड। हाउ कैन यू चार्ज टैक्स टू गॉड? तो ऑफिसर बोला सर हम सबको टैक्स चार्ज करते हैं। फादर कोर्ट में गए, कोर्ट में पूछा कि ये जो चर्च में प्रीचिंग करते हैं ये वोकेशन में आती है क्या? कोर्ट ने बोला यस आती है। फादर बोला ओहो टैक्स हो जाएगी। तो फादर ने बोला ठीक है भाई टैक्स भर देता हूं। तो फादर ने क्या किया, जो रिसीव किया उसमें नीचे लेस किया, लेस डेप्रिसिएशन ऑन चर्च बिल्डिंग, और नेट इनकम टैक्स पे किया। असेसिंग ऑफिसर बोला ओ भाई ये डेप्रिसिएशन वेप्रिसिएशन का डिडक्शन नहीं मिलता है। आप चर्च के अंदर बिजनेस चला रहे हो, मतलब आप प्रीचिंग कर रहे हो, उसमें कोई खर्चा नहीं है, पूरी इनकम है आपकी। फादर फिर कोर्ट में गए, कोर्ट ने बोला इनकम इज टैक्स्ड एज पर पर्टिकुलर हेड, वंस अ इनकम अ रिसीट फॉल्स इन दैट हेड all machinery, all sections of that chapter will be applicable. We are taxing father's income under business profession. So whatever expense he has incurred for that activity as per business profession will be allowed deduction. If he is using church building, he will be allowed depreciation on that also. So income is always computed as per full head and not as per one section.
So importance of classification, so there is lot of importance for classification of income in correct. हाँ या ना? इसीलिए सबको पता है सैलरी में से ज्यादा डिडक्शन नहीं मिलते, इसलिए बहुत सारे चार्टेड लोग सीए बनने के बाद में जब इनकम रिसीव होती है ना तो कंपनी को बोलते हैं आप प्रोफेशनल रिसीट दो मेरे, मैं उस टीडीएस काट के मैं उसको बिजनेस इनकम दिखाऊंगा, तो बिजनेस में खर्चे लेस कर सकते हैं। समझे? बरोबर से आ जाइए इधर, देखिए ये सब लिखा हुआ है, ये सब लिखा हुआ है इधर, ये सब जो भी मैंने आपको बताया। ऑल सेम चर्च, कर्नाटक हाई कोर्ट का जजमेंट, रेजिडेंशियल स्टेटस, एग्जम्पशन, डिडक्शन, हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, ये सब चीजें आपको ना एग्जाम के पहले पढ़नी। इनफैक्ट 80 के डिडक्शंस भी एग्जाम के 10-15 दिन पहले इंटर की बुक में से पढ़ लेना, उतना बस हो गया आपके लिए। बरोबर। फिर सेक्शन 288 ए बोलता है इनकम को नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ करना। ये देखो यहाँ दिया है 309, 305, 304। 288 बी बोलता है इनकम टू बी राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट टेंस, जो टैक्स है उसको। फाइनेंस एक्ट, फाइनेंस एक्ट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंस एक्ट? बजट आता है ना, बजट को फाइनेंस एक्ट बोलते हैं ना अपन, तो फाइनेंस एक्ट कैसे एप्लीकेबल होगा? तो एक सिंपल सी ध्यान रखो, फाइनेंस एक्ट में 4 पार्ट है। समझो फाइनेंस एक्ट 2020 है, तो वो क्या करेगा 1920 की रेट कंफर्म कर देगा, पहले प्रीवियस ईयर 1920 की रेट कंफर्म कर देगा, प्रीवियस ईयर 2021 के लिए टीडीएस रेट, टैक्स डिडक्शन रेट, इनकम टैक्स रेट प्रपोज कर देगा। फिर जब फाइनेंस एक्ट 21 आएगा, 2021 आएगा, तो वो 2021 की रेट को कंफर्म करेगा, 21-22 की प्रपोज करेगा। क्लियर? समझा? तो पहले पार्ट में पहले पार्ट में जो फाइनेंशियल ईयर चालू है उसकी कंफर्म होगी, दूसरे पार्ट में अगले साल की टैक्स रेट बताएगा, तीसरे पार्ट में एडवांस टैक्स वगैरह के बारे में बोलेगा, चौथे पार्ट में एग्रीकल्चर इनकम के बारे में बोलेगा। बरोबर? समझे क्या? समझो फाइनेंस एक्ट 22 है, 2022 फाइनेंस एक्ट है, तो कौन से ईयर की रेट कंफर्म करेगा वो? अरे बोलो। कितनी? बरोबर। और प्रपोज किसके लिए करेगा? फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए प्रपोज करेगा। बरोबर। गड़बड़ नहीं करोगे ना? जैसे एग्जाम में ये सब पूछते नहीं है तो जनरल नॉलेज है, बजट आया तो क्या होता है, बजट समझ में आना चाहिए ना अपने को, इसीलिए। तो ये देखो, ये मैंने सब लिखा है इधर एग्जाम्पल्स के साथ, कैसे कैसे होगा। ये जो फाइनेंस बिल है ये दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट में पहले पास होगा, फिर प्रेसिडेंट उसको अप्रूव करेगा और उसके बाद वो फाइनेंस एक्ट बन जाएगा और वो इनकम टैक्स एक्ट में प्रोविजंस आ जाएंगे। अब एक चीज ध्यान रखो, जो हमारा फर्स्ट डे ऑफ असेसमेंट ईयर के दिन लॉ है उसके हिसाब से असेसमेंट होता है। अनलेस अंटिल गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा अमेंडमेंट कर दिया, कुछ चेंजेस कर दिए तो अलग बात है, नहीं तो जो फर्स्ट डे ऑफ असेसमेंट ईयर जो लॉ रहता है वही एप्लीकेबल रहता है। बरोबर? ये देखो ये सब लिखा है इधर। फिर इनकम टैक्स ऑफिस में जो हायरार्की होती है, ये देखो ये हायरार्की दी है। सबसे ऊपर कौन है? सीबीडीटी। दिखा? सबसे ऊपर कौन है? सीबीडीटी। सीबीडीटी के बाद चीफ कमिश्नर या प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर। दिखा? उसके बाद में कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स,
प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, लास्ट उसमें जॉइंट कमिश्नर, फिर एसी और डीसी, डेप्यूटी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, फिर इनकम टैक्स ऑफिसर। ये जो तीन है ना, ये लोग असेसिंग ऑफिसर भी बनते हैं। और ये जो एक आ गया ये सीआईटी जो है, इसके कंपेरेबल एक पोस्ट होती है जिसको बोलते हैं कमिश्नर अपील, सीआईटी अपील, बराबर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हर ऑफिसर की एक डेजिग्नेशन होती है, जेसी, डीसी, सीआईटी। जैसे हमारे स्कूल में हर टीचर का एक है ना, ये साइंस टीचर है, ये मैथ्स टीचर है, एक्सेट्रा। उनमें से एक टीचर हमारी क्लास टीचर होती थी। अपन बोलते थे अरे मैथ्स वाली टीचर हमारी क्लास टीचर है, मैथ्स वाली रीतू मिस हमारी क्लास टीचर है, हिस्ट्री वाली कविता टीचर हमारी क्लास टीचर है। तो वैसे ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बहुत सारे ऑफिसर्स है अलग अलग रैंक के, जिनकी डेजिग्नेशन है, इनकम टैक्स ऑफिसर्स है उनकी डेजिग्नेशन है। उनमें से जो 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 हमारा असेसमेंट करेगा, मतलब हमारी इनकम की कंप्यूटेशन चेक करेगा रिटर्न फाइल करने के बाद, वो हमारा असेसिंग ऑफिसर। अब स्कूल में देखो, जो छोटे स्टैंडर्ड होते थे उनकी टीचर थोड़ी ऐसे हल्की फुल्की होती थी। जब 10th आता था, 10th की जो क्लास टीचर होती थी बिल्कुल डाउन होती थी, गुस्से वाली, बच्चे नहीं पढ़ेंगे धपाक एक बजा देगा। 11th 12th के और सीनियर, कहीं कहीं पे तो वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल क्लास टीचर होती थी। हम लोग जब 12th में थे, हमारी क्लास टीचर प्रिंसिपल थी। वैसे ही, और वो प्रिंसिपल थी इसलिए उन्होंने हमारा क्लासरूम उनके ऑफिस के बाजू में रखा था, तो कोई काम रहेगा तो फटाक से ऑफिस में जा सके। और हमारे को अलाउड नहीं था बात करने को, अगर वो बाहर गए हमने बातें की तो मुर्गा बना देंगे हमारे को, क्योंकि लोग आते हैं ना मिलने को, तो अच्छा लगता है क्लास में बच्चे स्कूल में आवाज कर रहे थे। वैसे ही मेरा असेसमेंट करने के लिए कोई भी आईटीओ चलेगा, छोटा मोटा। कविता का असेसमेंट करना है तो जेसी चाहिए, थोड़ा इनकम ज्यादा है ना। प्रगति का असेसमेंट करना है, थोड़ा और हायर ऑफिसर चाहिए। मुकेश अंबानी का और हायर ऑफिसर चाहिए। तो जैसे एसएससी की इनकम बढ़ती है ना, वैसे जो हायर लेवल का ऑफिसर है वो असेसमेंट करता है। समझे क्या? बरोबर से? वेरी क्लियर? मतलब असेसिंग ऑफिसर और इनकम टैक्स ऑफिसर में कंफ्यूज नहीं होने का कभी। हर ऑफिसर इनकम टैक्स ऑफिसर है, उसकी डेजिग्नेशन है जेसी, एसी, सीआईडी जो भी है। बट जो हमारा असेसमेंट करता है उसको ही हम असेसिंग ऑफिसर बोलते हैं। अब देखो इधर ऐसे दिया है रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 असेसिंग ऑफिसर, ये छोटे वाले मेरे टाइप के, ये कविता के लिए, ये प्रगति के लिए, और बाकी कहीं कहीं पे कमिश्नर वगैरह भी होते हैं और ऊपर वाले, बरोबर। अब ये जो दो मैंने लिखी है, ये एक समरी के जैसा है कि कमिश्नर और चीफ कमिश्नर क्या काम करते हैं। मतलब जनरली तो दोनों के काम सिमिलर होते हैं, पर फिर भी आजकल अभी डेजिग्नेशन को स्प्लिट कर दिया है ना बहुत। ये पहले भी था चीफ कमिश्नर, कमिश्नर, ऐसा आज से आया ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये इनके है ना फंक्शंस दिए कि ये लोग क्या काम करते हैं, ये हम जब आगे पढ़ेंगे ना तो हमारे एक्ट में आने ही वाला है। वैसे हम सेक्शंस पढ़ेंगे वहां आने ही वाला है। ये तो पहले मैंने क्यों दे दी, ताकि आप ध्यान से पढ़ सकें। सो नाउ आवर बेसिक कंसेप्ट जो मुझे आपको बताना था, प्राइमा फेसिया मैंने बता दिया, बहुत इजी चैप्टर है, करेक्ट, कुछ ज्यादा दम नहीं है। इसको हम फटाफट समराइज वे में लिख लेंगे। पहले मैं फाइल सेव करके आता हूं, फिर हम लिख लेते हैं। ओके गाइस, तो मैं फाइल सेव करके आ रहा हूं, आप आगे के पेज रीड करके रखो। जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं उनको मैं दिखा दूं, पॉज करके रीड कर सकते हैं आप लोग, यहां से यहां से यहां से पॉज कीजिए, रीड कीजिए, 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 पॉज कीजिए, रीड कीजिए,
पॉज कीजिए, रीड कीजिए, रीड कीजिए। गाइस आता हूं मैं फाइल सेव करके, फिर अपन लिखेंगे।